हेलो क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाईडीएससी और इंटरफेरेंस के बारे में। वेव ऑप्टिक्स की जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के जो बेसिक्स थे, जैसे कि वेव फ्रंट, हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन चीज़ों को कवर किया था। और उसमें हम लोगों ने बात भी की थी कि इंटरफेरेंस की शुरुआत, इंटरफेरेंस का जो बेसिक्स है उसके बारे में बात की थी। और आपसे कहा भी था कि वाईडीएससी क्योंकि एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो वो वीडियो आपके सामने ये लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए इंटरफेरेंस की भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पुरानी वीडियो ना देखी हो, तो हम लोग इसमें इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वाईडीएससी बोलते हैं, इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला स्लाइड होगी या पहली बात हम लोग सबसे पहले करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सिमिलर काइंड की, जब सिमिलर काइंड की दो लाइट वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज विद ईच अदर, सुपर इम्पोज on each other, then interference of light occurs। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स, ये तो डेफिनेशन हो गई कि अगर दो सिमिलर वेव्स हैं, सिमिलर टाइप्स की वेव्स का मतलब उनके बीच का जो उनकी एम्पलीट्यूड हो, उनके फ्रीक्वेंसी हो, कैसे हो, सेम टाइप के हो और वो सेम डायरेक्शन में। इसमें एक और चीज होनी चाहिए कि सेम टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। सेम डायरेक्शन अगर इस तरीके से है, सुपर इम्पोज ऑन टू ईच अदर, देन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स। ये तो लिखने वाली बात हुई, बट समझने के लिए बात करें कि मान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होते हैं कोहेरेंट, दूसरे होते हैं नॉन कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या थे? कोहेरेंट सोर्सेस थे हमारे कि जिनमें जो वेव्स हैं, अगर दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस आइदर जीरो है या फिर फेज डिफरेंस कैसा हो, जीरो, या फिर कैसा हो, कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, मतलब दोनों के बीच जो फेज में चेंज हो रहा हो या तो कोई चेंज ना हो। भाई जिस टाइम पे मैक्सिमम एक वेव का मिले उसी टाइम पे दूसरी वेव का मैक्सिमम मिले, मतलब सेम टाइम के साथ सेम चेंजेस हो रहे हो, या फिर एक कांस्टेंट चेंज हो रहा हो, उस तरीके के वेव्स, लाइट ऑफ सोर्सेस को हम लोग बोलते थे कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन अगर कोई भी वेव्स ऐसे हैं साथ में ट्रैवल कर रही हैं जिनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिंग है, वेरिंग नेचर का है, मतलब टाइम के साथ, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, तो इस तरीके के सोर्सेस को हम लोग बोलते थे नॉन कोहेरेंट। इंटरफेरेंस के लिए हमें जो सोर्स चाहिए होगा वो कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट, क्योंकि हमारे पास सिमिलर काइंड की वेव होनी चाहिए। इंटरफेरेंस में होता क्या है, जैसे दो वेव्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो उनकी इंटेंसिटीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो इंटेंसिटी एक वेव की होगी, जो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का होगा, वो दोनों कंबाइन करके एक नई वेव बनाएंगे और उस नई वेव का एम्पलीट्यूड पुरानी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। जैसे कि हम बात करें, इसी में देख लेते हैं, जो इंटरफेरेंस के कि जो इंटरफेरेंस का जो अकरेंस होता है, इंटरफेरेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है अपना इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, कि दो वेव्स हैं, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स आपस में क्या होंगे। ये हमारा रिजल्टेंट वेव के लिए हो गया, रिजल्टेंट वेव, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेव के लिए। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, अदरवाइज रिजल्टेंट वेव के लिए होगा। तो जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी, आप जानते हैं किसी भी वेव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, किसी भी वेव का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, वो हो जाएगा a इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, 2a1 a2 cos phi, और इसके पूरे का रूट।
जो आपकी नई रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ये रहेगा। जैसे पुरानी वेव का एम्पलीट्यूड कुछ रहेगा, तो ये नई रिजल्टेंट वेव आएगी। और इसी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ लिखना चाहें इंटेंसिटी, तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनेगी आपकी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अब इंटेंसिटी की बात, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो इंटरफेरेंस है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, तो इसमें होगा क्या, ना तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके पास पहली वेव जितनी इंटेंसिटी होगी, ना दूसरी वेव जितनी इंटेंसिटी होगी, ये उन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और इसमें ये जो फैक्टर है हमारा, ये वाला जो फैक्टर है cos फाई, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। cos फाई की वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारा इंटरफेरेंस एक्चुअल में कैसा हो रहा है। इंटरफेरेंस के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें दो कंडीशंस आएंगी कि इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं। कंडीशंस की बात करें, जैसे कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस लिखा हुआ, तो कंडीशंस ये हैं कि जो हमारा इंटरफेरेंस है उसमें जो लाइट सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट and from single source of light, भाई कोहेरेंट सोर्स में हमने आपको बताया था कि दो वेव्स होंगी, लेकिन वो जो दो वेव्स होंगी वो हमेशा एक सिंगल सोर्स से निकलनी चाहिए, ये कंडीशन होगी। दूसरा, लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, लाइट सोर्स होना चाहिए अपना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसकी वेवलेंथ एक ही होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये दो कंडीशंस जरूरी हैं फॉर द अकरेंस ऑफ इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस के लिए सबसे कंडीशन एक तो जरूरी है कि हमारा जो सोर्स कैसा होना चाहिए, वो कोहेरेंट होना चाहिए, सिंगल सोर्स से आनी चाहिए लाइट, और लाइट सोर्स का मोनोक्रोमेटिक होना भी बहुत ज़रूरी। मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स मिलते हैं, वो बात की चीज़ है। तो ये तो कंडीशन हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस के बाद हम लोगों ने बात की कि क्या कंडीशंस होती हैं इंटरफेरेंस की, और क्या हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी, या एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस समझने के लिए हमें अपने वापस से उसी फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। I नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अब इसमें जो cos फाई, देखिए इंटरफेरेंस के टाइप्स की बात करें तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जहां पर इंटेंसिटी आपकी कैसी हो, मैक्सिमम। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए, अच्छा आप खुद से बताइए, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट है। अब इस पूरी इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए, हमारे cos फाई की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा। cos फाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं, cos फाई वेरीज फ्रॉम +1 to -1, +1 से -1 की वैल्यू के बीच ये रेंज करता है। तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इस cos फाई को कैसा होना पड़ेगा, +1। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई, जो हमारा cos फाई दैट मस्ट बी इक्वल टू +1। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ इंटेंसिटी कैसी होगी, यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। और मिनिमम के लिए जो हमारा cos फाई है, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हम यहाँ पर cos फाई की वैल्यू +1 रखते हैं तो हमारी I मैक्स जो बनेगा, I मैक्स हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 एंड I2, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, I मैक्स। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी बात करें कि हमारी जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी I मिनिमम, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस नहीं, अब cos फाई की वैल्यू माइनस हो गई, या इसको ऐसे लिखना चाहें 2 रूट ऑफ I1 I2 -1। इस -1 को हम इसी के साथ कंबाइन करके लिखें,
ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2, और इसको अगर हम एक साथ एक फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर I मिनिमम। अच्छा, ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इन फॉर्मूलाज पे या इन दोनों ही फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल आते हैं इन एमसीक्यूज में या शॉर्ट में इन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल आते हैं। आपसे रेशियो पूछा जाता है कि आप रेशियो बताइए, क्या रेशियो होगा हमारा आई मैक्स और आई मिनिमम का। तो हम एक पेन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रहा अपना आई मैक्स का हमारा फॉर्मूला आया था रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का फॉर्मूला आया था रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो कई बार इसमें रेशियो पूछता है कि रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या होगा। जैसे आपको कुछ इंटेंसिटी की वैल्यू दे दे या एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे दे। जैसे कोई केस है, एक क्वेश्चन है कि दो वेव्स हैं जिसमें एक का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं 4 है और ये इसको 9 करते हैं, दूसरे वाले को 4 करते हैं, दूसरे का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं 4 है। तो इनके लिए आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड व्हाट इज द रेशियो, ये आई मैक्स बाई आई मिन। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अगर हम I की वैल्यू रखना चाहें, अगर एम्पलीट्यूड हमारा A है तो I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा I इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर, और A1 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, या हम इसको सिंपल से ऐसे इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं I इक्वल्स टू व्हाट, I इक्वल्स टू है हमारा A स्क्वायर, तो रूट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, A के इक्वल होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट बनाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, देखिए 9 प्लस 4 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर 24। तो जो हमारा रेशियो बनेगा आई मैक्स और आई मिनिमम का वो हो जाएगा 169 बाई 24। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको इंटेंसिटी की वैल्यू देगा और एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम, या जिस तरीके से भी, तो आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, इन फॉर्मूले को याद रखना, इस कंडीशन को याद रखना है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। इन फॉर्मूलाज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं या शॉर्ट में आते हैं, एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपसे गलत नहीं होंगे। और इससे देखिए वेव थ्योरी आप जानते हैं प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ से ये श्योरिटी होती है कि हाँ सिर्फ इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। और आप जानते ही हैं इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यू में देखने के चांसेस, आप अगर मुझसे परसेंटेज वाइज पूछें तो 90+% मैं कहूँगा कि हाँ इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये आपको करना कुछ नहीं, छोटे छोटे फार्मूलाज याद रखने, कंडीशन से याद रखनी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है। जैसे ये यहाँ पे कंडीशन लिखी, तो इस तरीके की कंडीशन को याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम cos फाई की वैल्यू 1, और जो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी वो अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर आएगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी cos फाई की वैल्यू -1, और जो इसके लिए इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गई बात हमारी इंटरफेरेंस की। अब हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, ये रहा आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है इसका सेटअप। इसका सेटअप यहाँ डायग्राम में बना हुआ है। इसके सेटअप को 2 पार्ट में ऐसे, मेन सेटअप तो ये रहा अपना मेन सेटअप, लेकिन इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा और एलेबरेट किया गया। मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से इस तरीके की वेव्स आ रही हैं और यहाँ पर 2 ओपनिंग है। इस तरीके की 2 ओपनिंग दिख रही है आपको, एक ये ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है। इन दोनों ओपनिंग से जब लाइट पास होगी तो एक लाइट इस तरीके से चलेगी और दूसरी वाली लाइट इस तरीके से चलेगी। और क्योंकि ये दोनों वेव्स हैं सेम काइंड की, सिमिलर हैं,
सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगे और इंटरफेयर करके यहाँ पर आपको जो स्क्रीन लगी हुई है सामने, या ऑप्टिकल स्क्रीन लगी हुई, इस पे पैटर्न बनाएंगे। और वो पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा कि एक जगह पे आपको ब्राइट लाइट मिलेगी, फिर कुछ दूर पे ब्लैक, फिर एक ब्राइट लाइट, फिर कुछ दूर पे ब्लैक और ब्राइट। इस तरीके से अल्टरनेट केस में आपको ब्लैक और वाइट यानी ब्राइट और डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा। इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे डी, स्मॉल डी को बोलते हैं हम लोग स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन। कैपिटल डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन। ठीक, ये टर्म्स हो गए। जो लैम्डा है ये वेवलेंथ बताएगा जो इंसिडेंट लाइट आ रही है। अब यहाँ से इसको देखते हैं, ये तो बेसिक हो गया समझने की। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो हमने जो सोर्स यूज़ किया है या यंग डबल स्लिट में जो सोर्स यूज़ किया गया था वो कैसा था? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, यानी इसके पास सिंगल वेवलेंथ थी। मोनोक्रोमेटिक होने का मतलब क्या है? इसके पास सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी, सिंगल वेवलेंथ की हमारे पास लाइट थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जब रेस यहाँ पे पास होंगी तो दो स्लिट्स हैं हमारे पास, दो ओपनिंग है, एक है S1 दूसरी है S2, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन ये जो सेपरेशन दी है ये क्या है? स्मॉल डी। तो लाइट यहाँ से पास होंगी। तो अगर इसकी सेंटर की बात करें, हम यहाँ सेंट्रल की बात करें, जो स्क्रीन सामने लगी उसके सेंटर की बात करें, तो वो सेंटर S1 से और S2 से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है। अगर सेम डिस्टेंस पे है तो इसके लिए पाथ डिफरेंस भी 0 और फेज डिफरेंस भी क्या आएगा? 0। पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू, आप सभी को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, जिसमें डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस को डिनोट करता है और डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस को। तो सेंट्रल के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाती है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 और डेल्टा फाई इक्वल्स ऑल्सो जो 0। अगर इस तरीके की कंडीशन है, डेल्टा फाई 0 हो गया, तो आप समझते हैं जो रिलेशन था हमारा, ये हमारा इंटेंसिटी का जो रिलेशन था क्या था? I इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अब इसमें जो फाई है तो फेज डिफरेंस ही, तो अगर फाई की वैल्यू 0 हो गई तो फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 होने का मतलब है जो हमारा I है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा I मैक्सिमम। और I मैक्सिमम का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा आप समझते हैं वहाँ पर पैटर्न जो भी बनेगा वो ब्राइट पैटर्न बनेगा। पैटर्न कैसा बनेगा? ब्राइट। तो हमारे जो सेंटर पे जो स्लिट या जो भी पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो कैसा रहेगा? ब्राइट पैटर्न रहेगा, ये इस तरीके का ब्राइट पैटर्न। अब इसके दोनों तरफ पैटर्न कैसे होंगे? डार्क पैटर्न होंगे या डार्क फ्रिंजेस होंगे, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। ये जो भी पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। इसके दोनों साइड में जो भी फ्रिंजेस बनेंगी वो क्या होंगी? डार्क होंगी। यानी ये जो डिस्टेंस आ रही, ये जो रीजन है, ये क्या होगा? यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी नहीं होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसमें यही होगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट और डार्क पैटर्न आपको अल्टरनेट पे देखने को मिलेगा। इसमें पूछा क्या जाता है? पहले बात तो इसका सेटअप सबसे ज़रूरी। जैसे एग्जाम में ये पेपर आया, क्वेश्चन आया, तो अब आपके पास देखिए समय तो वैसे भी बहुत कम है, तो पूरी डिटेल में जाने से बेहतर है आप वो सारी जानकारियाँ लीजिए जो आपके लिए एग्जाम में ज़रूरी है, जो आपको मार्क्स दिखाने के लिए ज़रूरी है, मार्क्स दिलाने के लिए ज़रूरी है। तो आप सीधे सीधे आप इसका डेरिवेशन पूरा नहीं देखना, इसका सीधे सीधे आपको कंडीशन लिखने के लिए, तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या इसी को हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस आपको कब मिलेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब आपके cos फाई की वैल्यू प्लस का 1 हो, और cos फाई की वैल्यू प्लस 1 होती है आप जानते हैं 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इस तरीके से। तो यानी cos फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2n पाई, और n की वैल्यू होगी फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आई वो आई 2n पाई। ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। लेकिन और जो पोजीशन है, अगर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से जो हमारा पैटर्न बन रहा था
भाई ये जो बन रही है ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज से किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे कैसी फ्रिंज बनेगी ये अगर हमें बताना हो, या कितनी डिस्टेंस के बाद हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, अगली फ्रिंज मिलेगी, इसको बताने के लिए कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन रहेगी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। x इक्वल्स टू व्हाट, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसमें अब टर्म्स को समझ लेते हैं। इसमें देखिए n क्या है, n है नंबर ऑफ फ्रिंज, n है आपका नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ क्या है फ्रिंज। उसके बाद d हो जाएगा, d आपको बताया था सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन। जो स्मॉल d बताएगा वो बताएगा स्लिट सेपरेशन को, स्लिट सेपरेशन। और लैम्डा आप सभी जानते हैं कि लैम्डा हो जाएगा आपकी वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव, जो वेव हम लोग यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक उसकी वेवलेंथ। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला बना हुआ है आपका x इक्वल्स टू n d लैम्डा अपॉन d, ये आपको बताएगा कि किस पोजीशन पे ये सेंट्रल फ्रिंज से कितनी दूर पे आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ऐसे ही अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो कब बनेगी, जब हमारा इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें या हम कहें कि डार्क फ्रिंजेस की बात हो, फ्रिंज, तो ये हो जाएगा। इसके लिए cos फाई की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, इसके लिए cos फाई की वैल्यू को होना पड़ेगा -1, और -1 आप जानते हैं कब कब मिलेगा, -1 मिलेगा आपको पाई पर, 3 पाई पर, उसके बाद आएगा आपका 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से। तो इस तरीके की वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो ये cos पाई के लिए यहाँ पर वैल्यू रहेगी। अगर हमें पोजीशन बतानी, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर फ्रिंज, फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2 बाई स्मॉल d। ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डार्क फ्रिंजेस के लिए हमें, जैसे ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला बना था, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर डार्क एंड दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे देखिए, इस पूरे चैप्टर में 2 ही तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल आएंगे या तो इंटेंसिटी का वही रेशियो पूछेगा, या फिर आपको इस तरीके से YDSE का एक तो डेरिवेशन हुआ, तो डेरिवेशन लगभग यहाँ खत्म हो चुका है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है जो फ्रिंज विथ है, 2 फ्रिंजेस की विथ कितनी होगी, फ्रिंज विथ की अगर हम बात करें, देखिए आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो हमारा पैटर्न है वो कुछ यूँ है, ये इस तरीके से है। तो हमारा जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपको अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती। तो अगर हम बात करें कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस की या फिर 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंजेस और 2 डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस यानी ये वाली लेंथ, ये पूरी लेंथ, या फिर डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, ये, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज विथ। और फ्रिंज विथ को हम लोग डिफाइन करते हैं बीटा से। किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं बीटा से। और बीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी आपकी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है फ्रिंज विथ का, फ्रिंज विथ का। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना। देखिए पढ़ाने को इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि इसका पूरा डेरिवेशन कराया जाए, उस तरीके से कराया जाए, लेकिन उस चीज़ों का अब इस समय तक आपके लिए उतना मतलब नहीं। आपके लिए जो मतलब है, जो क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर इस लेक्चर को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे जो वेव ऑप्टिक्स में आए हुए हैं, तो आपको यही सारी चीज़ें पूछेंगी कि आप बताइए कंडीशंस क्या होती हैं डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की, या डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछेगा और उसी डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे फ्रिंज विथ के। और
तो हमारी कोशिश है कि वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी हम उन सारी चीज़ों को कवर करें, क्योंकि लिमिटेशन है टाइम की भी। ये लेक्चर बनाने को 2-2 घंटे का पूरा हो सकता है। भाई इंटरफेरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कई सारी क्लासेस हैं, और वो सारी क्लासेस की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे रहेंगी। तो पढ़ाने का वो एक तरीका भी है, लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, आपने लगभग अपनी तैयारी कर ली होगी, कुछ बच्चों को कुछ पॉइंट्स में कहीं कहीं पे डाउट्स होंगे, तो ये सारी वीडियोस जो हैं ये जो भी हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको एलैबोरेटेड बताने के लिए नहीं, ये लेक्चर्स आपके लिए काम के उस हिसाब से हैं कि आपने कुछ पढ़ रखा है और उसमें कहीं कुछ पॉइंट्स पे अटक रहे हैं, तो उसको पॉलिश करने के लिए जो आखिरी पॉलिशिंग होती है किसी भी चीज़ की, जैसे आप पॉलिश करते हैं, तो आखिरी पॉलिशिंग है ये लेक्चर्स। और जो जितना पॉलिश होगा, आप जानते हैं जो चीज़ जितनी पॉलिश होती उतनी ही ज़्यादा चमकदार होती। तो जिन्होंने भी इन लेक्चर्स को या मटेरियल्स जो भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर और अपनी पढ़ाई को इस समय पे जो ये क्रस्ट पीक टाइम है, इस टाइम पे अपनी पढ़ाई को निकाल लिया, यकीन मानिए कि जो रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद आपको चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हार्डवर्क के साथ बने रहिए, अपनी मेहनत के साथ बने रहिए, और जो रिजल्ट आएगा आप खुद कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था, या आपके चैनल से पढ़े थे, या एंट्रेंस वर्ड के चैनल से जितना भी कंटेंट हम लोगों को मिला था, श्योरली उसने हमारे रिजल्ट को बूस्ट करने का काम किया है। तो आइए चलते हैं, एक टॉपिक इसमें और है, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये लास्ट ईयर आया था 2024 या 2025 में, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आया था 2 या 3 नंबर का, 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सिंपल सा है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की जो भी कंडीशन होंगी वही सारी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की होंगी। पहला कि लाइट सोर्स must be coherent and both the light waves come from single source कि एक तो जो भी 2 लाइट वेव्स होनी, उनके कॉम्बिनेशन से जो सोर्स बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, और वो दोनों की दोनों वेव्स एक ही सिंगल सोर्स से आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 वेव जो हम कंबाइन करा रहे हैं वो एक दूसरी सोर्स से आ रही है और एक दूसरे सोर्स से, तो ऐसा नहीं चलेगा। 2 कंडीशंस होंगी कि सोर्स सिंगल होना चाहिए, दूसरा जो आपका लाइट सोर्स है, या जो भी हमारी लाइट वेव्स हैं उनसे सोर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। सेकेंड कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट वे है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। क्रोमेटिक आपको मैंने लास्ट क्लास में भी रे ऑप्टिक्स में बताया था कि जहाँ भी क्रोमेटिक वर्ड यूज हो जाए आप वहाँ कलर्स से रिलेट करिएगा, और कलर्स का सीधा सा मतलब है वेवलेंथ से, कि ये सिंगल वेवलेंथ के होने चाहिए। इसमें जो भी लाइट होगी उस सभी की वेवलेंथ कैसी होगी, सेम। एक और पॉइंट ये है कि जो पाथ डिफरेंस मस्ट नॉट बी लार्ज। पाथ डिफरेंस क्या था, अगर हम पुराने सेटअप पे चलें, हाँ, जैसे ये था आपके पास, अब यहाँ S1 और S2 से, ये S1 और S2 से हम अगर कोई जो लाइट वेव्स यहाँ जा रही हैं P पॉइंट पे, तो ये देखिए S1P ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, S1P, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S2P। अब आपको देखने में पता चल रहा होगा कि S1P S2P से छोटी। अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, और इसको नाम दिया जाए M, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो S1P है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MP, यानी ये लेंथ और ये लेंथ कैसी हो जाएगी, इक्वल। और ये इतना पोर्शन, ये S2M, ये जो हमारा S2M है, ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। इसी X2M को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब यही पाथ डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि फेज में कितना चेंज होगा, और यही फेज डिफरेंस आपको बताता है कि इंटरफेरेंस कैसा होगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर इंटरफेरेंस को सस्टेन रहना है तो पाथ डिफरेंस को कैसा होना पड़ेगा, वेरी स्मॉल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की, जो लास्ट ईयर 2025 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसको ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 6th डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस and refractive index n is now introduced in the path of one of the 2 interfering waves to increase it by 2 pi n minus 1 t by 2.
द पैटर्न इज शिफ्टेड टू 8th ब्राइट फ्रिंज एंड इज ऑब्जर्व एट द सेम पॉइंट, फाइंड द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड टी। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, आपको लगेगा कि क्या ही पूछा गया है इसमें, लेकिन सबसे पहला काम देखिए, बच्चों की या स्टूडेंट्स की जो भी दिक्कत आती है सबसे पहले कि सर न्यूमेरिकल नहीं होते कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत बेटा करनी है आपको अपने मुताबिक कंटेंट ढूंढने से, ये इस कहानी से मतलब नहीं। अब इस कहानी में आपके काम का जितना भी पोर्शन था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या है, डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, पाथ की बात है, पाथ डिफरेंस की बात है, इन सभी चीज़ों को आप जानते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज होगी आपकी, उसके लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है? पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है x इक्वल्स टू एन लैम्डा। और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होती है? डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है आपकी x इक्वल्स टू 2m-1 लैम्डा बाई 2। ये बातें हो गई। अब इतना तो आपको फॉर्मूला शुरुआत में लिखना है, इतनी आपको जानकारी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए होनी चाहिए। अब इतना लिख दिया आपने और इसके बाद सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। आपके पास डार्क फ्रिंज कौन सी है? 6th। तो फॉर 6th डार्क फ्रिंज m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। m की वैल्यू अगर 6 हुई तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 6 - 1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ से हमें जो x मिलेगा यानी पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 12 - 1 यानी 11 लैम्डा बाई 2। तो आधा काम तो आपका यहाँ पर हुआ। अब अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया और आपने इतना लिखा तो मान लीजिए 1 मार्क्स आपका पक्का, 1 मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिख दिया है और उस फॉर्मूले में वैल्यू सही लिख दी। तो आधा नंबर फॉर्मूले का और आधा नंबर सही वैल्यूज रखने का। तो हमने 3 में से एक पोर्शन या 1 मार्क्स का काम कर लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब कह रहा ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस t इज इंट्रोड्यूस। तो हमने शीट इंट्रोड्यूस की। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग शीट ऑफ थिकनेस स्मॉल t, हुआ क्या? इसका जो पाथ डिफरेंस था वो इतना 2πn-1 t बाई लैम्डा, इतना टाइम्स या इतना पोर्शन बढ़ गया। तो पहले कितना था? x। पहले हमारे पास जो पाथ डिफरेंस था वो x था, अब हो गया 2πn-1 t बाई लैम्डा। और कह रहा है उसी सेम पोजीशन पे अब क्या बन रहा है? 8th ब्राइट फ्रिंज बन रही। तो 8th ब्राइट फ्रिंज बन रही, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है? n लैम्डा। n की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 लैम्डा के। अब आपको बताना है x की वैल्यू हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं 11 लैम्डा बाई 2 प्लस 2πn-1 t बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 8 लैम्डा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन फॉर थिकनेस t। हमें t का फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ n एंड लैम्डा। तो अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका हो गया। 1 नंबर मान लीजिए आपने यहाँ और कमा लिया, तो 2 नंबर हो गए। अब बचा हुआ 1 नंबर आपको सिर्फ रिलेशन बनाना है, अरेंज करना है। तो 1 नंबर हमने और ऐड कर लिया। अब हमें इसको अरेंज करना, तो अरेंज करने के लिए क्या? लैम्डा को इस साइड ले जाइए, तो क्या बनेगा? 2πn-1 t बाई लैम्डा। उस साइड जाएगा, एलसीएम होगा तो 16 - 11 क्या हो जाएगा आपका? 16 - 11 5 लैम्डा बाई 2। भाई 8 में से ये पोर्शन माइनस होगा तो 5 लैम्डा बाई 2। और यहाँ से इसको जरा हम अरेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 2πn-1 t बाई लैम्डा, हमारे पास है 2πn-1 t बाई लैम्डा, और ये था आपका 5 लैम्डा बाई 2। अब आपको सिर्फ अरेंज करना है, लैम्डा को लैम्डा के साथ ले जाइए, क्या हो जाएगा? 2πn-1 t 5 लैम्डा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से t का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर 4πn-1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें t का रिलेशन बन गया, और यहाँ आपको मान के चलिए 3 मार्क्स पूरे मिल गए। तो लास्ट ईयर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था, बच्चे इसको बड़ा या लेंदी देख के छोड़ रहे थे, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना नहीं। देखिए, मैं जितने भी क्लासेस मैंने ऑनलाइन पढ़ाई या जितने भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ये सभी जानते हैं कि मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे महारत हासिल करनी है या न्यूमेरिकल्स से डरना नहीं है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको सारे फार्मूलाज याद हो। देखिए, सारे किसी को नहीं याद होते, आप भी जानते हैं बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो मैं पढ़ाते हुए भूल जाता हूँ, लेकिन क्या है कि आपको
प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। फार्मूला याद होने से क्या होता है, पहला तो फार्मूला याद होने से उससे रिलेटेड थ्योरी हमारी मेंटेन रहती है, और फार्मूला याद रहने से हमें वो हिचकिचाहट या घबराहट नहीं होती कि किसी क्वेश्चन को देख के हम एक्चुअल में उससे करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखने से ये नहीं पता चल रहा था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी, तो हमने अपने काम की चीज़ें ढूंढी, डार्क फ्रिंज ढूंढा, ब्राइट फ्रिंज ढूंढा, पाथ डिफरेंस ढूंढा, और इस तरीके से हमने शुरुआत की कि हाँ ब्राइट फ्रिंज है तो कुछ कंडीशन रही होगी पाथ डिफरेंस की, या डार्क फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस की कुछ कंडीशन रही होगी, और वहाँ से हमने अपनी कहानी को शुरू किया। पाथ डिफरेंस निकाला 6 ब्राइट फ्रिंज के लिए, फिर इन्होंने जैसा कहा कि हमने एक शीट इंट्रोड्यूस कराई है टी थिकनेस की, उसको भी हमने मान लिया। मानने के बाद उन्होंने कहा जो पाथ डिफरेंस है अब भाई वो बढ़ गया, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस जो पहले x था अब इतने पोर्शन बढ़ गया, और उसी की पोजीशन पे अब क्या बन रही, 8th ब्राइट फ्रिंज बन रही। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन ये होती, तो हमने वो सारी कंडीशन भाई जैसा जैसा आपका क्वेश्चन कहता जाए, आप अगर सही से उसी फ्लो में चलेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, और फॉर्मूला सही अप्लाई करते जाइए। इसके बाद देखो फिजिक्स का काम कहाँ तक, फिजिक्स का काम यहाँ तक खत्म, ये फिजिक्स का काम यहाँ तक हम, इसके बाद पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। वैल्यूज रखी, वैल्यूज रखने के बाद क्या करना है, अरेंज ही तो करना है, अरेंज करने ये तो आप कई सालों से कर रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे आप तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बायो वाले भी होंगे तो बायो वाले इतने कमजोर नहीं बच्चे होंगे कि अरेंजमेंट ना कर पाए, बाई चांस आपने इसको यहीं पिला के छोड़ दिया और कहा कि सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपका लॉस कितना होगा, आपका सिर्फ 1 मार्क्स का लॉस होगा, और 2 मार्क्स आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से बाई चांस आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन को देख के लगे कि नहीं हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, या ये हमारे लिए बहुत लेंदी हो रहा है, खासकर जो हमारे बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि फार्मूला आपको सही सही लिखना है, और उस सही फार्मूले में जो वैल्यूज़ है, जो डेटा है, उसको सही सही पुट करना है, और आप मान के चलिए आधा और आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, उससे बड़ा नहीं आता न्यूमेरिकल, या 1 नंबर का हो, फॉर्मूला अगर आपने सही लिखा तो हाफ मार्क्स ये सीबीएसई की रूलिंग है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातचीत हुई हमारी आज के सेशन की, जिसमें हम लोगों ने बात की इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस के बाद हम लोगों ने बात की, अच्छे से बात की हम लोगों ने यंग डबल स्लिट की। तो ये दोनों ही टॉपिक्स, इंटरफेरेंस भी और यंग डबल स्लिट भी, और इससे रिलेटेड सीबीएसई का जो न्यूमेरिकल का पैटर्न है और जो पॉसिबिलिटी है, मेरा मन ये कहता है कि बेटा वेव ऑप्टिक्स से YDSC यानी यंग डबल स्लिट जरूर पूछा जाएगा। नहीं डेरिवेशन आ रहा तो इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा, नहीं न्यूमेरिकल आ रहा तो केस स्टडी आती। सबसे खूबसूरत बात इस टॉपिक की है कि केस स्टडी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो सैम्पल पेपर उठाते हैं तो केस स्टडी भी इससे अच्छी खासी आती है। तो आप ये मान के चलिए कि वेव ऑप्टिक्स से 5 से 7 नंबर, या मैं तो कहूँगा 10 नंबर, ये आपके कहीं से नहीं गए। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हाइगन्स थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये सब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई है। तो आपको किसी भी टॉपिक से ऐसा घबराना नहीं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डिफ्रैक्शन को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन में ये कहूँगा कि डिफ्रैक्शन के उतने चांस है नहीं, हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर अब जैसे आज की तारीख तक अगर किसी बच्चे ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मेरी यही सलाह रहेगी बेटा अब आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, नए टॉपिक्स को आप पढ़ना बंद कर दीजिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको पॉलिश करिए, उसको मजबूत करिए, और मजबूत करके उसको ऐसा बना लीजिए कि वहाँ उन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे नहीं छूटेगा। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की, और उसमें एक कंप्लीट 1 शॉट वीडियो में हम लोग थ्योरी और उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स थे उनका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।